हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होने वाला है। इसके पहले बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति मध्य प्रदेश से संदर्भित जो टॉपिक था उसका लेक्चर अपलोड हो गया है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो डलते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम इसको स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को। देखिए, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार बन सकता है, कथन कारण वाला या सीधे, ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर दूंगी पढ़ाते पढ़ाते और सारी चीज़ें आपको यही याद हो जाएगी। सबसे पहले यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। यहाँ पे दो फैक्ट आएंगे, एक तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और दूसरा आएगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ है, 12 मई 2020 को। किसने शुरू किया, प्रधानमंत्री जी। कौन है अभी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी। क्यों शुरू किया, देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए। चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ है, तो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक, उसके बाद 25 अगस्त 2020 की बात है। अभी हमने 12 मई पढ़ा, 12 मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 3 माह बाद 25 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 4 विषयों हेतु जो गठित मंत्री समूह था उनके द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई। कुल मिलाकर ये कि 12 मई 2020 याद रखना। 12 मई 2020 को क्या हुआ था, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। 12 मई 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। क्यों किया था, देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए। फिर इसी के तत्वाधान में मई के बाद अगस्त की बात है, 15 अगस्त के 10 दिन बाद। ठीक है, 25 अगस्त 2020 को। 25 अगस्त 2020 को क्या हुआ था, 25 अगस्त 2020 को 4 विषयों पर, कितने विषयों पर, तो 4 विषयों पर गठित की थी। कौन, मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसके आधार पर क्या था, इसके आधार पर मध्य प्रदेश को समस्त क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से प्रेरित होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2003 का प्रारंभ 12 नवंबर 2020 को किया। देखिए, 4-5 डेट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको 12 मई 2020 याद रखना है। 12 मई 2020 को क्या हुआ था, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए 12 मई 2020 याद हो गया। उसके बाद पूछा जाए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब शुरू किया गया, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 ऐसा लिखा होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 ऐसा लिखा आएगा, लेकिन इसका जो प्रारंभ है 12 नवंबर 2020 को ही हो गया था। 12 मई को भारत और 12 नवंबर को मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023। ये किन्होंने, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। और एक चीज़ और कि किस तारीख को जो 4 विषयों के लिए बैठक बैठाई गई थी, तो 25 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेतु चयनित जो 4 विषय, इन्होंने 4 विषयों का चयन किया था, इसके लिए गठित की थी मंत्री समूह द्वारा जो कैबिनेट है उसके समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कुल मिला के ये कि 4 विषय के लिए जो भी मंत्री समूह गठित किया था उन्होंने कैबिनेट के सामने अनुशंसाएं की थी, मतलब इसके लिए अलग से मंत्री समूह का गठन किया गया था। और इसके आधार क्या है, इसके आधार है मध्य प्रदेश को समस्त क्षेत्र में अग्रणी बनाना और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से प्रेरित होकर। ठीक है, सभी समस्त क्षेत्रों की बात करें, आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश वाला प्लान है उसमें कोई भी एक क्षेत्र नहीं है, समस्त क्षेत्रों की बात की है, उसमें अग्रणी बनाना है और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से फिर प्रेरित होकर। ठीक, हमने 4 डेट याद कर ली। सबसे पहले तो आप 12 मई 2020 याद रखना भारत के स्तर पर, फिर 12 नवंबर 2020 याद रखना मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, और एक 25 अगस्त 2020 याद रखना, जिसमें 4 बिंदुओं पर जो समूह मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था उन्होंने कैबिनेट के समक्ष अपनी अनुशंसाएं रखी थी 4 विषयों पर। ठीक, आगे क्या बोला गया है, आगे है प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, एवं प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है, ये पूछ ले किससे संबंधित है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीति आयोग के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप तैयार किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लेगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रारूप तैयार करने में किसकी सहायता ली गई है, तो नीति आयोग की सहायता। देखिए, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था 12 मई, 12 मई को क्या, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। 12 नवंबर
2020 को मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर 2023 का जो है रोड मैप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये प्रेषित किया था। उसके बाद 25 अगस्त 2020 को जो मंत्रियों का समूह का गठन किया था, उन्होंने 4 विषयों पर कैबिनेट के सामने अपनी संशयाएं प्रस्तुत की थी। और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसका उद्देश्य है समस्त क्षेत्रों में उनका विकास करना और सकारात्मक बदलाव लाना, इस तरह से। अब देखिए एक प्रश्न और कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप तैयार करने में किसकी मदद ली गई, तो नीति आयोग का सहयोग लिया गया। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देख लो, आत्मनिर्भर MP@23। हम बहुत ज़्यादा पढ़ ले मतलब नहीं, पता चला प्रश्न यहाँ से बन गया। तो ए से है एस्पिरेशन, टी से है ट्रांसफॉर्मेशन, एन से है मिशन, ए से है एक्शन और नी से है नीति। इसकी पुष्टि करता है MP@23। हमको पता है कि हमने नीति आयोग से सहायता ली है, ठीक है। तो यहाँ एन से नीति याद रखना है, एन से नीति हो गई, ए से एक्शन, एन से नीति, ए से एक्शन हो गया, मी से मिशन हो गया, टी से ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ए से एस्पायरेशन। ए से आत्मनिर्भर मत लगा देना, आत्मनिर्भर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ए से एस्पायरेशन लगाना। उसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और उसे प्रभावशाली बनाया। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है ना, उसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और प्रभावशाली किया है। और जातिगत जनगणना किस राज्य ने कराई है, सबसे पहले बिहार ने जातिगत जनगणना कराई है। जबकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के बारे में बात करें तो अपना मध्य प्रदेश पहला बना है। अब देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, इन्होंने चरवेती को अपना ध्येय वाक्य बनाकर रोड मैप को आकार देना प्रारंभ किया। पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो 2023 बनाया गया था, जो 12 नवंबर 2020 को ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, उसमें आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य था चरवेती। किसने आदर्श वाक्य बनाया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपना ध्येय वाक्य बनाया था। ठीक है, ध्येय वाक्य चरवेती। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 3 वर्षों का रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। देखिए पिलर कितने हैं, पिलर है 4, और कितने वर्षों के लिए, आगामी 3 वर्षों के लिए। ध्येय वाक्य क्या है, चरवेती। ठीक है, चरवेती ध्येय वाक्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद हो गई। फिर प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने और वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यतः 4 आधार स्तंभ तैयार किए गए। मैंने बताया 4 आधार स्तंभ थे, जिसके लिए 25 अगस्त 2020 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो भी मंत्री समूह का गठन किया था उन्होंने कैबिनेट के सामने अपनी अनुशंसाएं रखी थी आगामी 3 वर्षों के लिए, है ना। और 4 आधार स्तंभ क्या है, ये है एक भौतिक अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुशासन जो सिलेबस में भी है, स्वास्थ्य और शिक्षा ये भी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, अर्थव्यवस्था और रोजगार। ठीक है, भौतिक अधोसंरचना होनी चाहिए, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब देखिए 4 स्तंभों को 4 से 6 उपसमूह में बांटा गया। यदि पूछ लिया जाए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो 2023 का रोड मैप जो मैंने बताया 12 नवंबर 2020 को लॉन्च कर दिया था, उसके कितने उपसमूह हैं, तो उसके 4 से 6 उपसमूह है। ठीक है, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ तो 4 है लेकिन उपसमूह कितने हैं, 4 से 6 उपसमूह है। फिर प्रत्येक उपसमूह में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को कोर टीम के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। विषयवार गठित उपसमूह का विवरण निम्नानुसार है। उन्होंने ये कहा है कि जो प्रत्येक उपसमूह है उसमें जो मध्य प्रदेश शासन है, तो मध्य प्रदेश शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको कोर टीम के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इतनी चीज़ समझ आई। उसके बाद इन्होंने उपसमूह बताए हैं। भौतिक अधोसंरचना के लिए देख लिया, भौतिक अधोसंरचना के लिए एक तो सड़क आ जाएगी, यात्रा और पर्यटन, फिर नगरीय विकास और आवास आ जाएगा, भौतिक में जल रहेगा, ऊर्जा रहेगा और परिवहन, लॉजिस्टिक। इतनी चीज़ें समझ आ रही है। एक सेकेंड देखिए इसमें क्या है, इसमें इन्होंने डिवाइड करके बताया। जैसा मैंने बोला है कि 4 प्रमुख जो लक्ष्य है, आधार स्तंभ है, इसके 4 से 6 उपसमूह में इनको बांटा है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले भौतिक अधोसंरचना के बारे में बताया। क्या, एक तो सड़क। देखिए इसको बहुत बेसिक तरीके से समझिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। भौतिक अधोसंरचना में क्या है, सड़क आता है, जल आता है, परिवहन आता है और ऊर्जा आती, एनर्जी, वहाँ तक बिजली जानी चाहिए। ठीक है, और फिर यात्रा पर्यटन, आप सड़क से ही यात्रा और पर्यटन करेंगे ना, और वहाँ नगर का विकास होगा, आवास। कुल मिला के कोई भी भौतिक अधोसंरचना की बात करें तो एक तो सड़क आती है, जल, ऊर्जा, परिवहन हमको पता है। परिवहन से क्या होगा, यात्रा पर्यटन करेगी और वहाँ पे आवास होना चाहिए लोगों के रहने के लिए। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक अधोसंरचना उसमें आता है। अब सुशासन में देखिए क्या आएगा, सुशासन कब होगा, जब लोक सेवाओं का प्रदाय प्रॉपर होगा। उसके लिए क्या है, ई गवर्नेंस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। या तो ई गवर्नेंस का यूज़ करो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। उसके बाद फिर पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, सार्वजनिक भागीदारी होनी चाहिए और सरकारी खरीद होनी चाहिए।
विनियमों का अद्यतन एवं सरलीकरण, अधिनियम, नियम और दिशा निर्देश, शिकायत निवारण प्रणाली और मानव संसाधन प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन आपको होने चाहिए, ये सुशासन में आता है। ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा मतलब क्या? एक तो उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत आती। शिक्षा में क्या क्या बता दिया मैंने। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल की शिक्षा, उसके बाद हाई एजुकेशन लोगे वो, फिर तकनीकी शिक्षा और साथ ही जो कौशल विकास है वो। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य आएगा और फिर चिकित्सा शिक्षा उसी में शामिल होगी। भौतिक अधोसंरचना हो गया, सुशासन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। अब देखिए अर्थव्यवस्था और रोजगार। अर्थव्यवस्था और रोजगार में क्या आएगा? एक तो व्यापार वाणिज्य, सीधे सीधे बात है। कृषि और संबंधित सेक्टर अर्थव्यवस्था रोजगार में रखना, भौतिक अधोसंरचना में गलती से भी मत रखना। उद्योग और कौशल इसमें आएगा और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भौतिक अधोसंरचना में मत समझना, अर्थव्यवस्था और रोजगार में ही प्राकृतिक संसाधन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर नीति आयोग को मध्य प्रदेश शासन के पार्टनर के रूप में कार्य करने हेतु आश्वस्त किया गया। ठीक है, जो नीति आयोग है, मैंने बताया कि नीति आयोग के सहयोग से रोड मैप बनाया गया था, तो इसकी परिकल्पना के लिए नीति आयोग को मध्य प्रदेश शासन के पार्टनर के रूप में कार्य करने हेतु आश्वस्त किया गया है। वेबिनार के आयोजन में तकनीकी सहयोग एनआईसी भोपाल और मैपआईटी द्वारा किया गया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि तकनीकी सहयोग किससे लिया? पहली बात तो ये कि नीति आयोग को सहयोगी बनाया है। फिर वेबिनार में जो टेक्निकल हेल्प चाहिए थी उसके लिए एनआईसी भोपाल और मैपआईटी दोनों से सहयोग, किसके से सहयोग लिया है? एनआईसी भोपाल से लिया है और मैपआईटी से लिया है। उक्त आयोजनों हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाएं लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्या हुआ था? सबसे पहले 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ताकि जो कोविड संकट है उससे उभर सके। 12 मई 2020 के बाद में 12 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 लॉन्च किया गया था। इतना हो गया। इसके बाद आगे क्या हुआ? इसके बाद आगे ये हुआ कि जो 4 स्तंभ है मध्य प्रदेश में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, इसके लिए एक मंत्रियों की समूह बनाई थी। तो इन मंत्रियों ने कैबिनेट के सामने अनुशंसाएं रखी थी। ये मीटिंग कब हुई थी? 25 अगस्त 2020 को ये मीटिंग हो गई थी। तो 3 तारीखें आपको याद हो गई। उसके बाद जो 4 आधारभूत स्तंभ है कौन है? पहले है स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा भौतिक अधोसंरचना, तीसरा है रोजगार और व्यवसाय है, और एक भूल रही हूँ मैं, स्वास्थ्य शिक्षा है, भौतिक अधोसंरचना है, एक सेकेंड यहाँ लिखा होगा, अभी तो पढ़ा है हमने। स्वास्थ्य शिक्षा है, सुशासन है, भौतिक अधोसंरचना है और अर्थव्यवस्था और रोजगार, इसके 4 है। और इन चारों के अंतर्गत 4 से 6 उपसमूह इसमें वर्गीकृत किए गए हैं। सहयोग कौन कर रहा है? नीति आयोग इसमें सहयोग कर रहा है। और तकनीकी सहयोग एनआईसी भोपाल और मैपआईटी से ली गई है, दोनों से तकनीकी सहयोग ली गई है। और विभागों से बात करें तो 3 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। कौन से? पहले तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग इसमें काम कर रहा है, दूसरा लोक सेवा प्रबंधन विभाग मध्य प्रदेश शासन का, और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान जो भोपाल में है, ये दोनों इसमें काम कर रहे हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई। लोक सेवा और प्रबंधन विभाग मध्य प्रदेश शासन और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण भोपाल, ये 3 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश शासन खुद है, उसके बाद लोक सेवा और प्रबंधन विभाग भी है, और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान का है, तो ये भोपाल में। ठीक। अब भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत शामिल किए गए उपसमूह और उनसे संबंधित गतिविधियाँ। सबसे पहले सड़क की बात। सड़क में क्या देखना है? फ्लैगशिप परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक विकास, चंबल प्रोग्रेस वे, इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि एवं खनिज आदि स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्रवाई करना। MPRDC द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास। सड़क में क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्लैगशिप परियोजना है इनका फास्ट ट्रैक विकास, जैसे चंबल प्रोग्रेस वे है, इन परियोजनाओं के लिए जो वन भूमि है, खनिज है आदि की जो स्वीकृति है उन पर शीघ्र कार्रवाई करना है। और MPRDC द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास किया गया इसके लिए। उसके बाद सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने और तकनीक आधारित स्थिति का आकलन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसका वित्त पोषण ADB बैंक द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर हम जो बोल रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो 4 स्तंभ है उसका सबसे पहला जो है भौतिक अधोसंरचना। तो जो भौतिक अधोसंरचना उसमें भी हम सड़क की बात कर रहे हैं। तो सड़क के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? 2 चीज़ें की गई है सड़क विकास के लिए। एक तो RAMS डेवलप किया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका वित्त
पोषण कर रहा है एटीबी बैंक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा इसका काम क्या है, तो रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका वित्त पोषण एटीबी बैंक कर रहा है, इसका काम है सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करना और तकनीकी आधारित स्थिति का आकलन करना। ठीक है, सड़कों की प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी डिफाइन करना है, निर्धारित करना है, और उनकी जो तकनीकी आधारित स्थिति है उसका आकलन करना है। इतने चीज़ें क्लियर हो गई। और एक ये है कि एमपीआरडीसी जो है एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास कर रहा है। वो क्या करेगा, फ्लैगशिप परियोजनाओं का फास्ट ट्रैक विकास। एग्जाम्पल में पूछेंगे तो चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, ये सड़क के अंतर्गत आ गया। उसके बाद यात्रा और पर्यटन। यात्रा और पर्यटन में आपने सुना होगा बफर में सफ़र, ये एक मुहिम है और इसके माध्यम से मानसूनी पर्यटन को बढ़ावा देना है। और 2 टाइगर सफारी है, कहाँ कहाँ है, कान्हा, उसके अलावा पेंच या बांधवगढ़ में। और थीम आधारित पर्यटन को विकास करना। कुल मिलाकर देखिए सड़क में 2 फैक्ट आपको मैंने सड़क में याद कराया। सबसे पहले तो जो रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है एटीबी, उसका वित्त पोषण कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अटल प्रोग्रेस हाईवे, इसके तीव्र विकास के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो इस तरह से सड़क पर काम कर रहे हैं। यात्रा और पर्यटन की बात करें तो बफर में सफ़र, तो ये जो हमारी मानसून पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात की गई, बफर में सफ़र। और ये मुहिम है, इस मुहिम के माध्यम से इसको बढ़ावा देना है। साथ ही जो थीम आधारित पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है। और 2 टाइगर सफारी, कहाँ पे, या तो कान्हा में, या तो पेंच में, या बांधवगढ़ में, कहीं भी 2 टाइगर सफारी आधारित और थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ये सारी बातें रोड मैप में बताई गई है। अगला है नगरीय विकास और आवास। ये भौतिक अधोसंरचना के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी रणनीति में तो पहले समावेशी शहरी विकास है, जैसे खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय आजीविका। इसमें दीनदयाल रसोई योजना 100 केंद्र में, और रात्रिकालीन आश्रय 135 आश्रयों का विस्तार और सशक्तिकरण करना। उसके बाद आगे देखिए, एक सेकेंड, आजीविका की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और एनयूएलएम का सभी शहरों तक विस्तार। कौशल विकास और स्वरोजगार, ये क्या है, कौशल विकास और स्वरोजगार में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना और 1 लाख युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, अब प्रश्न देखो क्या बनेगा कि कौशल विकास और रोजगार में कितने युवाओं का कौशल विकास करने की बात है, तो 1 लाख युवाओं की बात की है। 1 लाख नौकरी की जिम्मेदारी गारंटी मिल रही थी ना, तो उससे 1 लाख याद रखना। 1 लाख युवाओं के कौशल विकास की बात की गई है। और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होंगे, इंक्यूबेशन सेंटर तो ये होंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। इसको ये मैंने ट्रिक बनाई है, उससे याद रखना। बिग जस्ट स्क्वायर है ना, बिग जस्ट स्क्वायर। बी से भोपाल, आई से इंदौर, जी से ग्वालियर, जे से जबलपुर। एक तो याद रखना 4 बड़े जो शहर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर ये तो है ही, फिर सागर आता है वो भी है, और सतना और उज्जैन है, ये 2 याद रखना। कुल मिलाकर कितने शहरों में, ये है 7 शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात की गई, जिसमें 1 लाख युवाओं को कौशल विकास करना है। उसके बाद शहरी गरीबों के लिए आवास, 378 शहरों में कम आय वर्ग के ईडब्ल्यूएस 3 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण और क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान करना। ठीक, दूसरी रणनीति क्या है, पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना। सीवरेज में क्या है, 49 शहर में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाना, 1 लाख से अधिक जनसंख्या और नर्मदा के किनारे शहरों में दैनिक मॉनिटरिंग के लिए आईटी सिस्टम स्थापित करना। सैनिटेशन 378 शहरों के लिए ओडीएफ का स्टेटस और इंदौर के लिए वाटर प्लस स्टेटस। ठीक है, 378 शहरों की बात हुई है। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें बोला है कि सभी शहरों में 100% स्रोत पर पृथकीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण तथा 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जिला मुख्यालयों पर वैज्ञानिक लैंडफिल की स्थापना और लीगेसी अपशिष्ट का 100% उपचार करना। बहुत महत्वपूर्ण है। ठोस अपशिष्ट के बारे में यदि कथन में पूछ ले तो क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि सभी शहरों में 100% मतलब 100%, सभी शहरों में 100% स्रोत पर पृथक्करण, परिवहन और प्रसंस्करण। लेकिन बोला है कि 75% जो ठोस है उसका पुनर्चक्रण, और यहाँ 100% का उपचार करना, कौन सा, लीगेसी अपशिष्ट का। और सभी जिला मुख्यालयों पर क्या होना चाहिए, जिला मुख्यालयों पर वैज्ञानिक लैंडफिल की स्थापना की जानी चाहिए। वायु गुणवत्ता के लिए क्या करेंगे, 10 लाख से जो अधिक के शहर है में जन निजी भागीदारी से ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन हेतु चरणबद्ध ई बस का संचालन करना। फिर से देखिए, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कितनी आबादी, कौन से एरिया का, कौन सी आबादी का लक्ष्य है, तो जो 10 लाख से अधिक के शहर है उनका लक्ष्य है। इसमें क्या है, निजी भागीदारी से मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या करना है, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ई बस चलाना है। 2 चीज़ें हैं, कौन सी, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है और ई बस है।
कितने से अधिक आबादी वाले शहरों में? 10 लाख से अभी अधिक आबादी वाले शहरों में। कैसे? तो निजी भागीदारी से। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ई बस संचालन करना है। दूसरा फैक्ट ये है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 5% तक वायु गुणवत्ता का सुधार। वायु गुणवत्ता के बारे में 2 ही चीज़ें याद रखनी है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की ही बात हो रही है, केवल 5% तक वायु गुणवत्ता सुधार कर लेना है और आपको चरणबद्ध रूप से ई बस चलाना है और ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चलाना है। कैसे? निजी सहयोग से आपको चलाने हैं, ठीक है। ये सब लोक परिवहन के लिए, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात की गई है। तो वायु गुणवत्ता हो गया। वायु के पहले मैंने ठोस बताया था, जिसमें बोला था कि हर जिले में, जिला मुख्यालय पर वैज्ञानिक लैंडफिल की सुविधा और 100% किसका उपचार करना है? लीगेसी अपशिष्ट का, और 75% जो है ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना है। यहाँ रिसाइकलिंग की बात हो रही है और यहाँ उपचार की बात हो रही है। और 100% स्रोत पर क्या करना है? पृथक्करण, परिवहन और प्रसंस्करण। ये तो 100% होना चाहिए और ठोस का 75% जो है पुनर्चक्रण होना चाहिए और लीगेसी अपशिष्ट का 100% उपचार होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट हो गया, वायु का हो गया। सैनिटेशन, पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास, सैनिटेशन के लिए क्या बताया था? जो 378 शहर है उनके लिए ODF प्लस का स्टेटस और इंदौर के लिए वाटर प्लस का स्टेटस हमको सुनिश्चित करना है। उसके बाद और क्या बोला था कि जो 49 शहर है उनमें सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाना है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या और नर्मदा के किनारे वाले शहरों में और दैनिक मॉनिटरिंग के लिए IT सिस्टम की स्थापना करनी है। उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? शहरी गरीबों के लिए आवास की बात की थी। कितने? 378 शहरों के कम आय वर्ग के जो EWS के 3 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण और क्रेडिट लिंक उनको सब्सिडी देना है। कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए 1 लाख युवाओं को के लिए इतने 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने की बात की गई है, ठीक है। आजीविका में दीनदयाल अंत्योदय योजना और NULM का सभी शहरों तक विस्तार करना, ये चीज़ें हो गई। रणनीति 2 भी हो गई। रणनीति 3 देखो, रणनीति 3 क्या है? नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार। नगरीय निकायों में कानूनों का एकीकरण, राजस्व स्रोतों में 60% तक वृद्धि, राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन करना तथा निगम का संचालन करना, ठीक। राजकोषीय सुधार में क्या बात की गई है? जो भी नगर के निकाय है उनमें कानूनों का एकीकरण करेंगे, राजस्व स्रोतों में 60% तक वृद्धि करेंगे, राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन करेंगे और निगम का संचालन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रणनीति 4 की बात की गई है। रणनीति 4 में शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार। इसमें क्या है? सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन और GIS आधारित संपत्ति सर्वेक्षण करना। जो सभी नागरिक सेवाएं हैं उनका ऑनलाइन कर देंगे और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित जो है संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे। अगला जलापूर्ति की बात की गई है कि पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे और 50 शहरों के लिए ICT सक्षम स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन प्रणाली स्थापित करेंगे। कितने शहरों के लिए? 50 शहरों के लिए स्क्वाडा स्थापित करेंगे और 100 पाइपलाइन जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे फैक्ट वाइज भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे स्क्वाडा की स्थापना कितने शहरों के लिए बोली है? 50 के लिए। और पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना है तो कितनी लक्ष्य रखा गया है? तो 100 पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया। और जो ODF है वो शहर है, प्लस जो वाटर प्लस है वो इंदौर को बोला गया। तो ODF शहर कितने हैं? देखिए यहाँ पे बताती हूँ कितने ODF शहर की बात की गई है। तो इन्होंने 378 यहाँ दिया है, 378 शहरों को ODF प्लस करने की बात की गई है। उसके बाद में अगला देखते हैं, स्टार्म वाटर ड्रेनेज वर्षा जल नाला, ठीक है। इसमें क्या है? जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उसके सभी शहरों के लिए बाढ़ नियंत्रण और जोनिंग के लिए GIS आधारित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करना है। बस आधारित इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 14 शहरों से 20 शहरों तक विस्तार करना है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं की 100% परिचालन करना है। आपको पता है कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है। तो मेट्रो किन 2 शहरों में? मेट्रो भोपाल में और इंदौर में, ठीक है। इंदौर में और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं का 100% 100% और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 14 से 20 शहरों तक विस्तार करना है। स्काडा के लिए कितने शहर बोले? 50 शहर बोले। और पाइपलाइन आधारित कितनी परियोजनाओं का लक्ष्य रखा है? 100 का रखा गया है। ODF प्लस 378 शहर है। और वाटर प्लस सिटी कौन सी होने वाली है? इंदौर को वाटर प्लस सिटी का बनाने की बात की गई। ठोस अपशिष्ट का कितना? 75% ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने की बात की गई है। और उसके अलावा जो जिला मुख्यालय वहाँ पर लैंड फिलिंग होनी चाहिए और 100% जो अपशिष्ट है उसका संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन होना चाहिए। उसके बाद में
आगे देखते हैं शहर में रोशनी व्यवस्था। तो जो एस्को मॉडल है उसके तहत 100 शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की गई। 100 शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट, और यहाँ 100 क्या लक्ष्य रखा गया है, 100 लक्ष्य रखा गया है पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना। और 50 शहरों के लिए स्काडा है, 378 शहरों के लिए ओडीएफ, और वो जो शहरी सुविधा है मैंने ऊपर आपको बताया था। उसके बाद में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज वर्षा जल नाला। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के सभी शहरों के लिए बाढ़ नियंत्रण और जोनिंग के लिए जीआईएस आधारित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बस आधारित, अच्छा ये फैक्ट हो गया ना, मैंने पढ़ा दिए शायद अभी। हाँ, रणनीति 5 देखिए, नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार। जीआईएस आधारित विकास योजनाएं, टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और टीडीआर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स का कार्यान्वयन। ठीक, जल की बात करें तो जल में है पेयजल, जल में बात करेंगे तो पेयजल। निवाड़ी बुरहानपुर जिले के 100% कवर करना। बुरहानपुर पहला 100% जल पहुंचाने वाला शहर हो गया और दूसरा निवाड़ी हो गया है भारत का। ठीक है, वर्ष 2024 तक 100% ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित, ये भी आपको याद होगा। अगला देखते सिंचाई। तो नर्मदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ ऑफ बजट ऋण से NBPCL द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना। कौन सी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए? नर्मदा। अन्य नदी का नाम नहीं दिया है, केवल नर्मदा का नाम इन्होंने बोला है। तो नर्मदा नदियों की जो परियोजना है उनको पूरा करने के लिए कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 15,000 करोड़ जो बजट ऋण है उसमें से इसके द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना NBPCL द्वारा। ठीक है, NBPCL द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना। ऊर्जा में बात करें तो आपको पता है 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है ओंकारेश्वर में बन रहा है, और 3,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है TBCB रूट पर। देखिए अगले पेज पर इसके बारे में दिया होगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है मुरैना में, छतरपुर में, आगरमालवा में, नीमच में, शाजापुर जिलों में 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकास और 4500 सोलर पंपों को लगाया जाएगा। इसमें देखिए क्या है, मुरैना ज़िले की बात की है तो मुरैना और छतरपुर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में देखेंगे तो नीमच, उसके पास आएगा आगरमालवा और उसके पास शाजापुर। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मुरैना आ जाएगा, यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, यहाँ मुरैना, यहाँ पे छतरपुर आएगा और यहाँ पे नीमच आएगा, फिर आगरमालवा और शाजापुर। तो ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश के 5 जिलों हैं इनमें क्या करने की बात की गई है, इन 5 जिलों में 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों की बात की गई है। तो 4500 मेगावाट, और उसके लिए कितने सोलर पंप लगाएंगे तो 45,000। ठीक है, 4500 मेगावाट और 45,000 सोलर पंपों को लगाने की बात की गई है। उसके बाद में है परिवहन एवं लॉजिस्टिक। तो मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्र का भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है, और राष्ट्र का भंडारण और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे सुशासन की बात सुनिए। तो सुशासन का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना एवं न्याय दिलाना और सेवाओं की कुशल डिलीवरी करना। सुशासन का उद्देश्य कभी पूछा जाए तो पहली बात, नागरिक सशक्त होने चाहिए, उनको न्याय मिलना है और उन तक जो सेवाएं हैं उनकी कुशल डिलीवरी होनी चाहिए, ये सुशासन का उद्देश्य है। इसके स्तंभ 4 उपसमूह में विभाजित है जिनका विवरण ऐसा है। मैंने आपको बताया था जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उसमें सुशासन है उसके 4 उपसमूह हैं। कौन सा है? सबसे पहले लोक सेवाओं का प्रदाय, एक सेकेंड, लोक सेवाओं का प्रदाय जिसमें ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी और सरकारी खरीद। विनियमों का अद्यतन और सरलीकरण, अधिनियमन, नियम, दिशा निर्देश। शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन, शिकायत निवारण भी इसी में आएगी और मानव संसाधन प्रबंधन भी इसी में आएगा। इसके बाद सार्वजनिक सेवा के लिए एम गवर्नेंस का उपयोग, इंटेलिजेंट चैटबॉट। ठीक है, इसके माध्यम से सेवा प्रदाय हेतु निर्णय लेने के लिए चैटबॉट के लिए विशिष्टीकरण तैयार किया गया। सीएम हेल्पलाइन से सीएम सिटीजन केयर, अच्छा सीएम हेल्पलाइन से क्या है? सीएम सिटीजन केयर @MP। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाएंगे और दायित्व लोक सेवा प्रबंधन को सौंपा गया। इसका दायित्व लोक सेवा प्रबंधन करेगा। कौन सा चैटबॉट है? इंटेलिजेंट चैटबॉट। एक सेकेंड,
इंटेलिजेंट चैटबॉट है, किसके लिए? सार्वजनिक सेवा के लिए एम गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। तो इंटेलिजेंट चैटबॉट है, इसके माध्यम से सेवा प्रदान के निर्णय के लिए चैटबॉट हेतु विशिष्टीकरण तैयार करना है। सीएम हेल्पलाइन से नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाएंगे और दायित्व लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सौंपा गया है। शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग के लिए दक्ष बनाएंगे। शासकीय कर्मचारियों को आईटी के उपयोग के लिए दक्ष बनाएंगे, इसका दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग। अब प्रश्न यही बन जाएगा, प्रश्न कहाँ बनेगा? वो बोलेंगे कि जो सीएम सिटीजन केयर है, इसका दायित्व किसे सौंपा गया है? तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सिटीजन केयर मतलब लोगों की सेवा है, तो कौन सा विभाग रहेगा? लोक सेवा प्रबंधन विभाग रहेगा, वही विभाग जो इनका प्रबंधन करे, है ना, इनका प्रबंधन करे, तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग, सीएम सिटीजन केयर। उसके बाद में ऐसा है कि शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग के लिए दक्ष बनाएंगे, है ना, तो इसका दायित्व किसको है? सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है। शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी तथ्यों के साथ अपडेट रखेंगे। नवीन तकनीक, तथ्य और बेस्ट प्रैक्टिसेस की सूची बनाएंगे जो प्रदेश में लागू की जा सकती है, इसका दायित्व महानिदेशक RCPV नरोना प्रशासन अकादमी को दिया गया है। शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी तथ्यों के साथ अपडेट, तो आपको पता है यहाँ ट्रेनिंग होती है, नवीनतम तथ्यों के साथ अपडेट कराया जाता है, तो RCPV प्रशासनिक अकादमी नरोना को इनका दायित्व दिया गया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान को भी जिम्मेदारी सौंपी है और सूचकांकों के आधार पर पार्टल सूचकांक डैशबोर्ड तैयार करना, लाइव परिचालन करना। नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग अपनी पात्रता जाने, नो योर एंटिटलमेंट और लैंड टाइटल है, लाइसेंस है, परमिट है, फेसलेस संपर्क, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। सभी कर्मियों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैपिंग। अगला है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या है? हमको पता है कि समाज की मूल आवश्यकता है स्वास्थ्य और शिक्षा, और आमजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले शासकीय व्यय को सामाजिक निवेश की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार क्या है? उपचार आधारित, क्यूरेटिव केयर न होकर रोकथाम आधारित मतलब प्रिवेंटिव केयर सोच पे आधारित है। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र को भी बदला है। इसने क्या किया है? जो ई लर्निंग है प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ से एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के चलन को बढ़ा दिया है। नई शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख किया गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का। 10 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य और शिक्षा विषय पर वेबिनार आयोजित कर जो अगले 3 वर्ष है उसके लिए रोडमैप तैयार कर स्वास्थ्य और शिक्षा समूह को 4 उप समूह में विभाजित किया गया। ठीक है, किसमें? एक तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। दिनांक 21 अगस्त 2020 को रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया। ये प्रश्न भी बना जा सकता है कि किस, अच्छा मैंने आपको बताया था बैठक कब हुई थी? 25 अगस्त को बैठक हुई थी, तो उसके पहले 21 अगस्त 2020 को रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया था। फिर 25 अगस्त को उन्होंने कैबिनेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया और 12 नवंबर 2020 को उसको लॉन्च कर दिया। तो 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया था। उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तो आयुष्मान भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी को पूर्ति करने के लिए नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना। किसके लिए? आयुष्मान भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है लाभार्थी केंद्रित रणनीति स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया। अगला है तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास। तो यहाँ है संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और बिग डाटा जैसी आधुनिक तकनीकी की मदद से अप्रत्याशित चुनौतियों जैसे कोविड-19 से निपटने के लिए मिश्रित अधिगम प्रादर्श का उपयोग करने और आधुनिक तकनीक वाले शिक्षाविदों को तैयार करना है। उसके बाद है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण नीति, ज्ञान साझेदारी और मेंटरशिप, रिसर्च लैब, चतुर्थ उद्योग क्रांति प्रक्रिया को शामिल करना, बुनियादी ढांचे मजबूत करना और कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण, व्यावसायिक प्लेसमेंट और करियर सेल निर्मित करना है। ठीक है, उच्च शिक्षा में क्या है? बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, उच्च शिक्षा केंद्रों की पहुंच को बढ़ाना, नए दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता उन्नयन, उद्यमिता विकास, मध्य प्रदेश नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना किसमें? उच्च शिक्षा में बात की गई है। एक पॉइंट बस याद रखना है। स्कूल शिक्षा में क्या बात की गई है कि स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सबसे पहले। मूलभूत दशाओं हेतु मिशन अंकुर है। स्टीम है, स्टीम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यहाँ ए से एंड है, आर्ट मत लगाना, ठीक है, आर्ट नहीं है। एस से साइंस है, देखिए साइंस और मैथ्स, एक तो साइंस है, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, एंड है, आर्ट नहीं है। इस पर आधारित शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए विशेष योजना, प्रखर योजना और IT आधारित स्कूल।
और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और क्रिटिकल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, कोडिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करना है। उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तंभ के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा स्तंभ के अंतर्गत तैयार किए गए 3 वर्ष के रोड मैप के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को रखा है। ये लक्ष्य महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिसंबर 2024 तक, 2024 चल रहा है और दिसंबर 2024 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दिसंबर 2024 तक ही मातृ मृत्यु दर जो प्रति लाख जीवित जन्मों पर 173 से 100 लाना है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 48 से 35 लाना है और NMR 35 से 25 और TFR 2.1 करना है। बात समझ आ रही? सबसे पहले जो मातृ मृत्यु दर है उसको 100 करना है, शिशु मृत्यु दर को 35 करना है, उसके बाद TFR 2.1 करना है और जो NMR है न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट उसको 35 से 25 करना है। तो लक्ष्य कितने हैं? एक तो 25 का है NMR न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट, फिर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 35 और फिर ये 100 और ये 2.1। तो इतना याद रखना, दिसंबर 2024 तक इसकी बात की गई है। आगे देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात की गई है। तो राज्य व्यवस्था सुधार कार्य योजना स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश कारोबार में सहूलियत देने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर है। पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो वर्ष 2019 है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन मतलब राज्य व्यवस्था सुधार कार्य योजना, इसके अनुसार इसकी रैंकिंग में मध्य प्रदेश कारोबारों में सहूलियत मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय पर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों एवं हितधारकों के सुझाव प्राप्त करने हेतु 11 अगस्त 2020 को वेबिनार आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को 4 उपसमूहों में बांटा है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, पहला है कृषि और संबंधित क्षेत्र, दूसरा उद्योग एवं कौशल विकास और तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, चौथा व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक, वेबिनार में प्राप्त सुझावों को 5 मंत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया है। एक तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश CSR, जिसका अर्थ वैश्विक स्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, संवहनीयता और लचीलापन है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला है कि एक तो अर्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संवहनीयता और लचीलापन, ये किसका फुल फॉर्म बताया? CSR का फुल फॉर्म बताया है। ठीक है, पूछ ले CSR का फुल फॉर्म क्या है? तो C से है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, S से है सस्टेनेबिलिटी और R से है रेजिलियंस। ठीक है, अगला है सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, एक जिला एक पहचान, स्थानीय के लिए मुखर, कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार, कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार। और ये जो एक जिला एक पहचान है ये किसके तहत दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के तहत। ठीक है, उसके बाद में कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित लक्ष्य, तो इसमें बोला है कि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और विविधीकरण। इसका नोडल विभाग कौन है? कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग है। जो 89 आदिवासी विकास खंड है उसमें 50% उत्पादकता बढ़ाना है और प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। प्रश्न एक पूछ सकते हैं कि कितने आदिवासी विकास खंड है? तो 89 है। इसमें कितने प्रतिशत उत्पादकता बढ़ाना है? तो 50%। 89 आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता बढ़ाना है। समस्त गांव की उर्वरता का मानचित्रण किया जाएगा और GIS पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोमार्क लेना आवश्यक है। ये प्रश्न बन सकता है कि होलोमार्क किसके लिए आवश्यक है? होलोमार्क प्रमाणिक बीज पैकिंग पर और समस्त गांव की उर्वरकता का मानचित्रण किया जाएगा और GIS पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ठीक, इसके बाद में आगे देखो, उसके बाद में है बीज रोलिंग योजना को अद्यतन करने के साथ साथ 3000 बीजग्राम विकसित किए जाएंगे। विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों का उत्पादन कर प्रदेश को बीज आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, जैसे सोयाबीन, चना, सरसों, धान, गेहूँ। ठीक, उसके बाद है किसानों के खेतों में कितने सोलर पंप लगाएंगे? 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे किसानों के खेतों में। मैंने आपको बताया था कि 4500 मेगावाट की जो सोलर परियोजना है 5 जिलों में चला रही, जिसमें 45,000 सोलर पंप लगाने की बात की गई है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक तो मुरैना था और यहाँ छतरपुर था, उसके बाद में नीमच था, वहाँ पे शाजापुर और आगरमालवा, ये 5 जिले थे। तो देखिए यहाँ छतरपुर था या टीकमगढ़, एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो यहाँ 15,000 सोलर पंप लगाएंगे, खेतों की बात करें खेतों में। और किसानों के लिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र स्थापित करेंगे, राज्य स्तर का, जिला स्तर की बात नहीं हो रही है, राज्य स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी को सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, कॉमन सामान्य सुविधा केंद्र। ठीक है, अगला है राज्य में विशेषकर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 1000 किसानों को पान की खेती से जोड़ा जाएगा। ठीक,
कृषि में जोखिम प्रबंधन हेतु नवीन उन्नत कृषि तकनीक के कृषि क्षेत्र में शीघ्र उपयोग को प्रोत्साहित करना। जो 313 विकास खंड है उसमें स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना करना और डाटा का पोर्टल पर एकीकरण करना। ठीक है, कितने विकास खंडों में? 313 विकास खंडों में क्या करना है? स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना करेंगे और डाटा का पोर्टल पर एकीकरण करेंगे। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कितने? 1000 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की बात की गई है। और मैंने बताया था 100 क्या थे? 100 जो पाइपलाइन थी ना उसके माध्यम से जल वाली बात की गई थी, 100 का आंकड़ा था उसमें। कृषि गारंटी ट्रस्ट का गठन करना ताकि फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर, एक सेकेंड, कृषि गारंटी ट्रस्ट का गठन करना ताकि फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर फसल बीमा और राजस्व पुस्तक परिपत्र का आधार पर राहत राशि जमा की जा सके। उसके बाद में आगे क्या है? आगे ये है लैब टू लैंड हेतु रणनीति तैयार करना ताकि कृषि क्षेत्र के शोधों का प्रचार प्रसार कर उत्पादकता में सुधार किया जा सके। कृषि अधोसंरचना का विकास, ये कैसे करेंगे? कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए राज्य स्तरीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्थान, मृदा के लिए क्रियाशील फाइटो सैनिटरी लैब, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हल्दर योजना 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई। ठीक है, हल्दर योजना में क्या है? 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जाएंगी। उसके बाद में रेज्ड ब्लेड प्लांटर एवं रिच फेरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेज्ड बेड पद्धति का विस्तार। 10 स्थानों पर पीपीपी के माध्यम से टिश्यू कल्चर सुविधा। टिश्यू कल्चर सुविधा कितने स्थानों पर? 10 स्थानों पर। किसके माध्यम से? पीपीपी के माध्यम से। प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, तो प्रमाणित जैविक कृषि खेती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर, कितने? 4 लाख हेक्टेयर पहुंचाना है। और बीज निगम के प्रक्षेत्रों पर 30,000 क्विंटल जैविक बीजों का उत्पादन किया जाएगा। मंडला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोल देगा किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र? तो मंडला जिले में, मंडला जिले की यहाँ बात की गई है। एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विपणन कानूनों में सुधार। 30 निजी बाजार, यार्ड और 100 प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों की स्थापना। 30 आधुनिक हाईटेक कृषि उपज मंडी समितियां तैयार करना और इन्हें ई नाम से जोड़ना। पवारखेड़ा नर्मदापुरम की तर्ज पर 3 अन्य स्थानों पर भंडारण और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाना है। उसके बाद क्या है? शरबती गेहूँ, लालग्राम पिपरिया तुअर, काली मूछ का चावल, जीरा शंकर चावल, चिन्नौर चावल को जीआई टैग देना। किस किस को जीआई टैग देना है? सबसे पहले तो काली मूछ का चावल, जो कहाँ का है? बालाघाट का। नहीं, बालाघाट का नहीं है शायद, ये मुझे ठीक से याद नहीं है। चिन्नौर धान, चिन्नौर चावल बालाघाट, इसको तो जीआई टैग मिल गया है। जीरा शंकर चावल, शरबती गेहूँ और लालग्राम पिपरिया तुअर, इनको जीआई टैग दिलाना इसमें लक्ष्य रखा गया था। कृषि और उद्यानिकी उत्पादकों का मूल्य संवर्धन। भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर लॉजिस्टिक कार्गो सुविधाओं को विकसित किया जाएगा ताकि बागवानी उत्पादों का आसान और त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बात कर रहे हैं भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर लॉजिस्टिक कार्गो सुविधा के। इंदौर और भोपाल 2 हवाई अड्डों पर गामा रे प्रकाशन संयंत्र की स्थापना करना, जो खराब होने वाली उद्यानिकी उत्पादों के सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी। ठीक, उसके बाद पशुपालन विकास नोडल विभाग पशुपालन रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पशुओं की उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भ्रूण हस्तांतरक तकनीक और सॉर्टेड वीर्य तकनीक, उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। 3 लाख खुराक प्रतिवर्ष। कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32% से 50% तक बढ़ाना। और निजी भागीदारी को देखते हैं क्या लिखा है आगे। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना जिससे वीर्य भंडार का स्टॉक 45 लाख प्रतिवर्ष हो जाए। मवेशियों के लिए टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैविक उत्पाद प्रयोगशाला महू का उन्नयन और नवीनीकरण करना। उसके बाद है 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना। कितने? 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, आप पशुपालकों की बात हो रही है, उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। अगला है ग्रामों में डेयरी व्यवसाय का विकास। तो 800 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन। नानाजी देशमुख जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, उसके तहत 6 कृषि विज्ञान केंद्र और 2 डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना की जाएंगी। उद्योग और कौशल विभाग में क्या है? प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास, मध्य प्रदेश का सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करना। नोडल विभाग औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करेंगे प्रदेश में और मध्य प्रदेश को सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करेंगे। और इसके लिए जो नोडल है औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को बनाया गया है। चंबल प्रोग्रेस वे की बात की गई है, जो चंबल क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात की गई है।
इसके निकटता वाले क्षेत्र में विशेष रूप से जो एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग है उसके लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर। देखिए विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर की बात की गई है। प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 3 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के लिए 3 नए इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करना। 3 की बात की गई है प्लग एंड प्ले के लिए। अब ये पूछ सकता है मुहासा बाबई कहाँ है, सीधे सीधे पूछ लेगा मुहासा बाबई कहाँ है, तो ये नर्मदापुरम में। मुहासा बाबई नर्मदापुरम में इसके औद्योगिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। उसके बाद में औद्योगिक इकाइयों की छतों पर अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा रेस्को मॉडल के सौर ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेस्को मॉडल की पायलट परियोजना मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही है। कहाँ कार्यान्वित हो रही है? मंडीदीप क्षेत्र में। उसके बाद में अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट मालवा इंदौर झांसी ग्वालियर भोपाल बीना जबलपुर सिंगरौली और मुरैना बीना के 4 निवेश कॉरिडोर में लागू हो रही। कौन सी? अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट 4 निवेश कॉरिडोर। पूछ लेगा कौन सा कॉरिडोर नहीं है? एक तो मालवा इंदौर याद रखना, फिर झांसी ग्वालियर मतलब उत्तर प्रदेश का झांसी आ रहा है यहाँ, भोपाल बीना याद रखना और जबलपुर सिंगरौली और मुरैना बीना। इसके 4 निवेश कॉरिडोर में लागू की जाएगी। लॉजिस्टिक निवेश प्रमोशन पॉलिसी का निर्माण क्रिस्टल आईटी पार्क की तर्ज पर इंदौर और भोपाल में नए आईटी पार्क की स्थापना। क्रिस्टल आईटी पार्क का है ये इंदौर में और इसी की तर्ज पर भोपाल में भी और इंदौर में नए आईटी पार्क की स्थापना की जाएंगी। यहाँ अगला देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण को उद्यानिकी विभाग से अलग करना है और एमएससी में विभाग में स्थानांतरित करना है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि व्यापार के लिए सहूलियत को बढ़ाना। तो व्यापार के लिए कैसे सहूलियत बढ़ाएंगे? तो इन्होंने बोला है 30 दिनों में व्यवसाय शुरू करने के लिए एकल खिड़की समाधान पद्धति को बढ़ाना। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन। किसके? इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन और 3 दिनों में। अगला है कि मध्य प्रदेश को स्टार्टअप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करना। प्रदेश में 200 सीट के इंक्यूबेटर्स की जो इंदौर है और भोपाल की स्थापना करना और इंक्यूबेटर्स के लिए मैनेट भोपाल और आईआईएम इंदौर जैसे संस्थानों का सहयोग लेना। उसके बाद प्रदेश में 100 नवीन खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित स्टार्टअप का विकास करना। कितने? 100 नवीन खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित स्टार्टअप का विकास करना। उसके बाद राज्य में कार्यबल की कौशल क्षमता को बढ़ाना। जो ग्लोबल स्किल पार्क है इसकी स्थापना भोपाल में और कौशल विकास हेतु 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। कितने? सबसे पहला तो ये ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ? भोपाल में। और कौशल विकास के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो 15। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से रोजगार मापदंडों पर सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग दी जाएगी। ठीक। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, तो वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के योगदान में नोडल इसमें क्या है? वन विभाग है। महाकौशल और मालवा निमाड़ क्षेत्रों में लकड़ी बांस के पूर्ण संस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास। कितने बांस क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो 20 बांस क्लस्टर की बात की गई है। आगे क्या दिया है? मध्य प्रदेश की वनोपज का मध्य प्रदेश उत्पाद के तौर पर जीआई टैगिंग करना। हमारे यहाँ की जो भी वनोपज है उनका किस नाम से टैगिंग करेंगे? मध्य प्रदेश उत्पाद के नाम से जीआई टैगिंग करेंगे। वन संपदा का संवहनीय उपयोग, तो गतिशील ग्रीन प्लेटफॉर्म की स्थापना जो भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित होगा। ठीक है। ग्रीन प्लेटफॉर्म जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मतलब जीआईएस आधारित होगा। उसके बाद ये है कि सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सशक्त करना है और खनिज संपदाओं का वैज्ञानिक दोहन का रोजगार प्रदान करना है। खनिजों में डेड रेंट का युक्तिकरण है। उसके बाद एमसेंड को प्रोत्साहन, व्यापार और वाणिज्य, देश विशिष्ट निर्यात प्रोत्साहन हब स्थापित करने हेतु निर्यात संवर्धन जोन, निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करना। आगे देखिए, जिला स्तरीय व्यापार प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट मॉडल NCAER मॉडल का उपयोग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृगनयनी, कबीरा, विंध्यावली और प्राकृत के उत्पादों की ऑनलाइन विपणन व्यवस्था। राज्य में पेटेंट पुल और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष का विकास जिसके माध्यम से उद्योग रॉयल्टी भुगतान कर पेटेंट कर ले। ठीक। अगला है जो मृगनयनी उत्पाद है इनकी गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए शिल्प चिन्ह हासिल किया जाएगा। ठीक है। शिल्प चिन्ह, ताकि इनकी गुणवत्ता का मानकीकरण किया जा सके। जो 3 नवीन मृगनयनी रिटेल और 2 नवीन खादी कबीरा के उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल से प्रेरित होकर उन्नति, यहाँ देखिए उन्नति और रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? भारत सरकार ने। किससे प्रेरित होकर? दिल्ली सरकार से प्रेरित होकर। दिल्ली सरकार का कौन सा पोर्टल है? रोजगार सेतु। तो इन्होंने उन्नति और रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किए हैं। रोजगार सेतु प्लेटफॉर्म का विस्तार कर बेरोजगार युवाओं की कौशल मैपिंग कर नियोक्ताओं से जोड़ना। आगे देखते, देखिए आगे अंतिम पड़ाव है, यहाँ पे दिया हुआ है समरी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो 8 मिशन है
पहला भौतिक अधोसंरचना, दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य, तीसरा अर्थव्यवस्था और रोजगार और चौथा सुशासन। तो सुशासन में मिशन जनगण है। फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार में मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन या दक्ष। स्वास्थ्य में बोधि और मिशन निरामयम है। उसके बाद में भौतिक अधोसंरचना की बात करें तो मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें याद कराई है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।